जी नमस्कार। मैं गोविंद सिंह यादव आज रविवार को आप सभी का फिर से अपने गपशप में स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जी जो एक्चुअल डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, नॉर्थ इंडिया के बहुत जाने माने सर्जन हैं और साथ में आप थिएटर एक्टिविस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर के साथ साथ थिएटर का भी बड़ा शौक है। उन्होंने बरेली में एक ऑडिटोरियम भी बनाया है, लगातार थिएटर फेस्टिवल भी करते रहे, कई बार रेपेट्री वहां गई है। तो चलिए मिलते हैं कि डॉक्टर साहब में कैसे ये इंटरेस्ट आया थिएटर करने का, फिर बरेली को इतना विकसित करने का थिएटर को लेके। चलिए मिलते हैं सर से और बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते गोविंद जी। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर? बढ़िया सर। और अच्छा लग रहा है आपने टाइम दिया सर, आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, लेकिन आपने टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। आ, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, थिएटर के लिए हमेशा टाइम होता है। और थिएटर जी के लिए मैं हमेशा टाइम चुराता था शुरू से जी। ही। जब से मैंने थिएटर देखना शुरू किया तो थिएटर के लिए टाइम चुरा लेता था। प्रोफेशन बहुत डिफरेंट था, बड़ा फुल टाइम वाला प्रोफेशन है, लेकिन थिएटर के लिए मैं टाइम चुरा लेता हूँ अभी भी। तो सर आप मतलब बड़ी जिज्ञासा होती है मतलब आपके साथ, क्योंकि आपके वहां रेपेट्री में, जब रेपेट्री में मैं काम करता हूँ, रेपेट्री के थ्रू आपसे परिचय हुआ। आपको आप फेस्टिवल कराते हैं थिएटर का। तो आप पहले डॉक्टर बने या पहले डॉक्टर थिएटर कैसे कंबाइंड हुआ? थिएटर तो अब ऐसे समझ लीजिए कि कोई बच्चा है छोटा जिसको बहुत छोटे पे ही मेरे मम्मी पापा जो हैं जी दोनों बहुत फिल्मों के शौकीन, मतलब पिताजी तो नहीं है लेकिन माँ भी अभी भी फिल्में बहुत देखती हैं, टीवी बहुत देखती हैं। और फिल्म्स की, म्यूजिक की, उन सब की बहुत शौकीन थी। तो वो लोग काफी फिल्में देखते थे, तो हमें साथ साथ मैंने बहुत सारी फिल्में उनके साथ देखना शुरू किया। तो फिल्म का एक चस्का लग गया। फिर रेडियो पर म्यूजिक, रेडियो पर जो उस समय का रेडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, गाने उसके, म्यूजिक। तो फिल्म तो शुरू से आ गया। और फिर मेरे मामा थे, जो उन्होंने मुझे पहली बार जो है लाइट एंड साउंड का एक शो दिखाया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बारे में कि कैसे इन्फिल्ट्रेट किया। बढ़ते कदम नाम था उस लाइट एंड साउंड शो का। और बहुत ही वो हिट प्रोडक्शन था अपने समय का। लखनऊ में रेजिडेंसी में हुआ वो। तो मैं उस समय लखनऊ में रहता था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता था। तो मैं अपने मामा के पास जाता था। उन्हीं मेरे मामा के बेटे जी हैं शक्ति सिंह, जो एक बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, अरविंद स्वामी उन सब की फिल्मों में काफी हिंदी में डब किया, बड़े डबिंग आर्टिस्ट है। तो वो मेरे कजिन हुआ करते थे। तो वो बहुत जल्दी भाग गए थे थिएटर करने, वो बॉम्बे चले गए। फिल्म्स की उन्होंने, नुक्कड़ सीरियल किया। तो हम लोगों के एक तरीके से समझ लीजिए कि शुरुआती दौर में एक्सपोजर तो हमें हो गया था फिल्म्स और थिएटर का। छोटे पे भी हम लोगों ने जब बहुत छोटा था लखनऊ में, तो मैंने रविंद्रालय में और उमा नाथ बलि थिएटर है वहां पर, एक उसमें भी प्लेस देखे। और लेकिन हाँ, मतलब एक फिर बीच में पढ़ाई का गैप आ गया, बहुत लंबा सा है। और उसके बाद हम लोग जो है मैं मतलब मेडिकल स्कूल में चला गया, मेडिकल कॉलेज चला गया। मेडिकल कॉलेज में भी रविंद्रालय में हबीब तनवीर साहब का प्ले आया, चरणदास चोर। तो मेरे जी। नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था। और मुझे, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए मेरे को पे, मतलब मेरे उस बैक में एक फोड़ा भी हो गया था और मैं बिल्कुल सीट पर बैठने की स्थिति में नहीं था। लेकिन चरणदास चोर मुझे देखना था और कल अगले दिन एग्जाम है, मतलब मेरा टेस्ट था कोई। लेकिन मैंने वो प्ले देखा, बहुत मजा आया। फिर से वो एक चस्का लगा। लेकिन फिर वो मेडिकल की पढ़ाई जो होती है उसमें आपको रुकना ही पड़ता है कि भाई आपको पढ़ना है, मजबूरी है। खैर, हम्म। बीच में मुझे एक एक दो दो झटके लगते रहते थे कि थिएटर, फिल्म्स, एनएसडी, ये वो। उस समय ऑफ बीट सिनेमा का जमाना था, 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 87 88 की। जी। तो उस समय बहुत सारी फिल्में नसीर की, ओमपुरी की आई। तो हम्म। वो मैंने जब देखी तो मुझे लगा ये सब लोग तो थिएटर से हैं। जी। तो फिर से वापस थिएटर की तरफ एक रुझान बढ़ा। और ढूंढने लगा ये एक्टर इसका, ये एक्टर्स यहाँ के, और इस तरह से। तो मुझे फिर उसके बाद मैं अपने, जब मेरा एमबीबीएस पूरा हुआ, उसके बाद एमएस पूरा हुआ, फिर मैं दिल्ली काम के लिए आया। दिल्ली में मेरी, जी। फिर मेरी चस्का लग गया एनएसडी के जो डिप्लोमा प्रोडक्शन से।
तो डिप्लोमा प्रोडक्शंस मुझे इतने अच्छे लगते थे कि मैं सारे दिल्ली के शोज छोड़ देता था। डिप्लोमा आपका जो स्कूल का नेशनल स्कूल ड्रामा का जो स्टूडेंट प्रोडक्शन होता था, डिप्लोमा प्रोडक्शंस होते थे, वो मुझे इतने भाते थे कि मैं उनको लगातार देखता था। शायद मैंने 3 साल में दिल्ली में 2 या 3 फिल्में देखी होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट 100 से ऊपर थिएटर देखा होगा। और रिपोर्टरी के सारे प्लेज, उस समय रिपोर्टरी बहुत अच्छी होती थी, आपको मालूम ही होगा गोविंद जी। उस समय सब मेवाती जी वगैरह सब थे, और जी बड़े बड़े मतलब आज के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं टीवी पर हैं, आपके फिल्मों में हैं, वो सब लोग थे, और बहुत अच्छा काम चलता रहता था। तो मैंने बहुत सारे प्लेस देखे, अग्नि और बरखा, और तो वो एक बहुत भयंकर चस्का लगा। तो फिर मैं जब लौट रहा था, मतलब वापस बरेली, अपनी 99 की बात है, तो बहुत सारे लोग थे जो मिले मुझे एनएसडी में कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं बरेली, तो थिएटर के लिए कुछ करिएगा। तो उसमें एहसान बख्श थे, ये सब लोग थे, तो वो बोले कि डॉक्टर साहब थिएटर के लिए कुछ करिएगा। तो मेरे मन में था कि मैं थिएटर के लिए करूंगा जरूर कुछ ना कुछ। तो बात 99 में मैं बरेली आ गया, मैंने अपना काम अच्छे से शुरू किया और पूरी तरीके से अपने आप को ऑर्थोपेडिक में, ट्रॉमा सर्जरी में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना चाहिए, और उस समय मेरा प्लेस देखना भी छूट गया काफी। फिर बात 2006 की है कि मैंने सोचा कि कुछ थिएटर के लिए किया जाए, तो मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, दया दृष्टि करके। और 2007 में सुरेश शर्मा जी से बात की, और वो तैयार हो गए। फिर हमारे दो, घासीराम कोतवाल और राम नाम सत्य है से थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जो 2 प्ले से शुरुआत हुई थी 2007 में। फिर बाद में वो 12-13 दिन का फेस्टिवल हो गया, वो सब आप लोग जानते ही है। तो एक मन में था मुझे थिएटर के लिए कुछ करना है, तो थिएटर के लिए किया। फिर मुझे लगा कि थिएटर का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे वो एनएसडी का आपके वो बहुत पसंद है, सेंटर। बहुमुख बहुमुख। तो बहुमुख जैसा मैं सोचता था कि कोई कॉम्पैक्ट ब्लैक बॉक्स टाइप का कुछ ऑडिटोरियम बनाऊं मैं। और वो मैंने फिर जो है इस तरह से एक ब्लैक बॉक्स स्पेस, अशोक सागर भगत जी से मैंने बात की। मैंने कहा सर आपको चलना पड़ेगा बरेली और देखना पड़ेगा। मैंने एक लैंड लिया है, हालांकि मैंने लैंड अपने घर के लिए लिया है, लेकिन मुझे उसमें थिएटर निकालना है। तो हालांकि ये बहुत अजीब सी बात थी कि घर से पहले मेरे थिएटर बन गया। घर में मैं तो बाद में शिफ्ट हुआ, थिएटर पहले बन गया उसमें। और बहुत सुंदर उन्होंने ऑडिटोरियम बनाया, आप लोग सब जानते हैं, आपने देखा भी है। तो बस इस तरीके से आया। अभी भी मुझे लगता है कि थिएटर के लिए जितना किया जा सकता है उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि एक रिपोर्टर भी काम कर रही है यहाँ पर, रंग विनायक रंग मंडल के नाम से है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो कभी खत्म भी नहीं होता, काम खत्म भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन सर, ये जरूर जैसा आपने कहा कि आप बीच बीच में जाते थे, रेपेट्री के प्रोडक्शंस देखते थे, तो कोई ऐसा प्रोडक्शन होगा जो आपको बहुत याद होगा, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा? हाँ हाँ, मुझे, अरे नहीं मतलब एक दो प्रोडक्शन नहीं, मैंने तो मतलब मैं पता नहीं कितने सारे, एंडोरा एक था प्रोडक्शन बड़ा, जी। और वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई था एक, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, ये भी था। एक्चुअली हमारे हमारे बैच का डिप्लोमा था, ज्ञानदेव ने किया था, पर उनका हाँ, डिसाइड लक्ष्मी टू। रावत थी शायद इसमें, लक्ष्मी रावत थी, हाँ लक्ष्मी हाँ रावत हाँ। थी शायद। जी, तो वो वो, ज्ञानदेव चन्नी ने डायरेक्ट किया था। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर प्ले था। तो मुझे मतलब जी उस समय के स्कूल के प्लेज इतने भाते थे। और ब्रिजेश कदर का कुनबा था, ब्रिजेश जी कदर का कुनबा, वो आपके साथ सीनियर बैच का होगा, वो लोग थे उसमें, जी हिबा शाह वगैरह थे जी 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 भी। जी और बहुत सारे, मुझे अब तो बहुत सारे लोग। तो मेरा पहला था बगरो बसंत है, जिनका था जी शायद मोहन मर्सी का था। जो मैंने पहला प्रोडक्शन देखा था एनएसडी का, वो बगरो बसंत है, मिड मिड समर नाइट ड्रीम्स पे था वो। तो जी बहुत सुंदर प्ले था। उस समय मल्लिका प्रसाद हुआ करती थी एक्ट्रेस। तो जी उनसे मेरे यहाँ वो, हालांकि उनका बीमारी से परिचय हुआ, उनकी बीमारी से, लेकिन उनको सर्वाइकल वगैरह का पेन था। तो मैंने देखा, फिर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये लोग सब, एहसान और ये सब लोग जो है, ये सब लोग मुझे बुलाते थे कि आइए आप आकर के हमारा नाटक देखिए, शो होने वाला है। उस समय इतनी मोबाइल की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ, पेजर पे मैसेजेस आ जाते थे और उस पे आ जाता था। तो वो सब मैं पता करता रहता था कि कब स्टूडेंट प्रोडक्शन होने वाला है, रिपोर्टरीज के कब फेस्टिवल होने वाला है, रिपोर्टरीज के शोज कब होने वाले हैं। और फिर आपके रिपोर्टरीज बहुत सुंदर प्लेस करे उस दौरान। ताजमहल का जी टेंडर आया था आपका, उसी जी दौरान शुरुआत हुई थी। जी। जी। तो सर, जो आपने फेस्टिवल शुरू किया, तो मतलब
क्या मतलब क्या उद्देश्य था? फिर वो लगातार ही होने लगा आपका फेस्टिवल? क्या जी आप जी जी लगातार ही करते थे, जी जी। है ना? क्योंकि मतलब अलग अलग ग्रुप्स आते थे, बॉम्बे से ग्रुप्स आते थे, देश के हाँ अलग अलग कोने से ग्रुप्स आते थे। जी जी तो जी उसके जी। बारे में थोड़ा सा वो बताएं कि मतलब क्या, कैसे करते थे, कैसे प्लानिंग होती थी? क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता था, आपको तो मतलब लोगों का इलाज भी करना है। तो आप कैसे वो सारा चीज मैनेज करते थे वो फेस्टिवल के लिए? नहीं नहीं, मतलब आप जैसे दोस्त बनते गए। एक्चुअली वही हुआ कि जब मैंने पहला जो प्रोडक्शन किया और रिपोर्टरी की टीम आई, तो मुझे याद है समीप सिंह आए थे उसमें, बड़ा रोल जी। किया था उन्होंने। तो समीप से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो फिर आप लोगों ने क्या करा, सुझाव देना शुरू किया कि देखिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी दौरान मैं बॉम्बे गया तो मकरंद देश पांडे का एक प्ले देखा। जी। तो मकरंद जी से मैंने बात की कि मैं बरेली बुलाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि उषा गांगुली जी, मकरंद देश पांडे, ये सब लोग आए फिर। तो उस बार जो है फेस्टिवल 5 दिन का हो गया, 5 डेज का प्लेज हुए। फिर धीरे 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 लोग सजेस्ट करते गए ये प्ले बहुत अच्छा है। फिर मेरी बॉम्बे वाले जो आए उन लोगों से काफी दोस्ती हो गई। इसमें घनश्याम लालसा हैं, कुमुद मिश्रा है, मानव हैं। तो इन लोगों से दोस्ती, इन लोग मानव के काफी प्लेज हमारे यहाँ हुए। कुमुद जी ने काफी जी। परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बार कुमुद मिश्रा ही आए होंगे। और वो लगातार, उनको थिएटर का इतना चस्का था कि बरेली आने के लिए पूछते थे कि कब कर रहे हैं फेस्टिवल डॉक्टर साहब। और इसी तरीके से अभिषेक मजुमदार से बातचीत हुई। तो उनका शुरुआत के, मतलब हमारा जो इनिशियल फेज में है, अभिषेक आए अपने प्लेज लेकर के। हम्म। बैंगलोर से वेरोनिका, वो वर्जीनिया रॉड्रिक्स है, वो आई। जी। अरुंधति नाग आई। जी। और इस तरीके से एक सिलसिला बनता गया, लोग आते गए, संजना कपूर आई। तो धीरे 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 लोगों से ही आप लोगों का साथ मिलता गया, बातचीत होती गई, उसके दौरान निकलता गया, क्यूरेट होते गए फेस्टिवल इस तरीके से। जी। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत एक समय तो मतलब इस फेस्टिवल का बड़ा नाम हो गया था कि हाँ, हर कोई चाहता था इस फेस्टिवल में जाए और उसमें जी भागीदारी करें, क्योंकि जी इतना जी। अच्छा वो मैनेज होता था हाँ सारा वो, कुछ। मतलब ये लगता था कि हाँ फैमिली वाला लगता था कि हमारे मतलब सब बहुत, जो हमारे मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। और हर तरीके से हम लोग, मतलब बहुत यहाँ के लोग भी, बरेली के लोग भी, और हमारे जो मेरे साथ जो मेरी टीम है ना उसमें स्पेशली जो हमारी शिवानी रेकी है और डॉक्टर शालिनी है, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, वो पूरा दिन रात लगे रहते थे इस फेस्टिवल को बहुत अच्छा बनाने में। और मतलब तो मैं तो कहूंगा कि बरेली में मेरी टीम बहुत अच्छी है मेरे पास, जो कि बहुत बड़ा सहयोग करती है इसके लिए। नहीं, बिल्कुल, शिवानी जी भी साथ हैं। हाँ मतलब शिवानी जी से तो हम मिले भी थे फेस्टिवल के दौरान। तो जी जी जी। मतलब कैसे आप सारे डॉक्टरों को मैनेज कर पाते थे कि चलो नाटक भी करना है, नाटक को भी मैनेजमेंट में डालना है? क्योंकि हाँ अपनी फील्ड में, आपकी फील्ड में इतना काम होता है आप लोगों के लिए, और उसके बाद सबको ये भी कहना है कि चलो नाटक के लिए, सब लोग लग के मेहनत करते थे, बिल्कुल, ये तो मैंने देखा भी है। हाँ, मतलब बहुत मेरे साथ का पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ लगता है उसमें। और वो लोग, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स के मेरे जाते हैं सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सब वो अपने आप को एक हफ्ता 10 दिन वो लोग काफी टाइम निकालते थे। और हम लोग जनवरी में करते हैं वाला फेस्टिवल, तो जनवरी में कंपैरेटिवली हॉस्पिटल लाइटर मोड में होता है। तो हम लोग के लिए भी जी। आसान होता था कि करना। लेकिन हाँ, मैंने बहुत उसके बाद तुरंत बाद में रात में मैंने हर रोज ऑपरेशन थिएटर अपना किया है। थिएटर के बाद यहाँ पर पता चला कि प्लेस देख रहे हैं, बीच में मैं होके भी आ रहा हूँ हॉस्पिटल, कोई पेशेंट अटेंड करके भी आ रहा हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर्स को रखता था कि जब मैं प्ले में हूँ मेरा मोबाइल बंद है तो आप वहां पर रहें। तो हॉस्पिटल भी चलता रहता था, और रात में मैंने पूरा अपना अटेंड करता था। वही मैं 3-4 बजे तक अपना काम करता था रात के। और काम खत्म करके फिर सुबह की तैयारी, थिएटर की तैयारी, लोगों से मिलना जुलना, उनकी आवाभगत, और शाम को प्लेस। तो एक वो पीरियड बड़ा ही जबरदस्त, बहुत एक्साइटिंग, बहुत रोमांचक होता है उस दौरान, जब थिएटर चल रहा हो, साथ में हॉस्पिटल भी हो, थिएटर भी हो, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी हो, इतनी सारी चीजें कि मतलब वो हफ्ता 10 दिन वो कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। और वो पूरे साल हम लोग उस पीरियड को मिस करते हैं। हॉस्पिटल का हर जो, हाँ हॉस्पिटल का हर एम्प्लॉय, हर बंदा, हर कलीग मेरा उस पीरियड को बहुत एंजॉय करता है। सब लोग 6 बजे अपने तैयार होकर के आ जाते हैं थिएटर देखने। और बरेली की भी पूरी ऑडियंस को, बरेली के जितने भी लोग हैं थिएटर प्रेमी हैं,
इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि सब लोग आते हैं समय पर, देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। वो तो सर मैंने देखा भी है, क्योंकि वो एक छोटा सा ऑडिटोरियम होता था। जब हम लोग वहां गए थे तो हमने कहा था कि यहाँ जगह नहीं, वहां करेंगे कैसे, तो वो स्टेज बढ़ाया गया था। हाँ, वो तो आईएमए का, जो जी इंडियन मेडिकल जी। एसोसिएशन, जो हमारा पहले हाँ जहाँ तो मतलब शुरू के, जहाँ पर 6-7 साल प्लेस हुए। जी 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 जी। वो मतलब छोटा सा। कहाँ से शुरू हुआ था कि कैसे कैसे वो मैनेज होता रहा कि ऑडी शो छोटा है, ऑडी को कैसे बड़ा किया जाए, फिर कहाँ जी किया जाए शो। जी 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 तो जी। हम लोगों ने फिर कुछ उसके इन्वर्टिस के बाद ऑडिटोरियम में, एक जी इन्वर्टिस का ऑडिटोरियम में भी किया था वहां पर, जब आपका आए थे 4 प्लेस आए थे रिपोर्टरी के। जी 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 कॉमरेड जी कुंभकर्ण वगैरह जब आए थे, बेगम का तकिया, जी कॉमरेड कुंभकर्ण। जी जी। हमारा शहर उस बरस, 3-4 प्लेस तो उस दौरान आए थे। जी। सर आप तो सरकार से तो कोई फंड लेते नहीं, सारा कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। अप्लाई करता हूँ, तो लेकिन वो कुछ तरह से मिल ही नहीं पाता है कि जो है, मतलब तो फिर हम लोग आपस में सब मिल करके मैनेज कर लेते हैं। हॉस्पिटल में हमने बताया ना कि एक ट्रस्ट बनाया है, हमारे शहर के दोस्त बहुत अच्छे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। मैंने बताया ना, बरेली शहर में मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है मेरे दोस्तों से, और वो लोग बहुत सारा कुछ, होटल्स वाले जो है, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो हर तरीके से हेल्प करते हैं, तो वो फेस्टिवल बहुत अच्छे से हो जाता है, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। नहीं सर, वो बहुत बड़ी बात है, मतलब इस तरह थिएटर में लोगों को कंट्रीब्यूट करना और आप जैसे लोगों का जुड़ना, सर ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो कहता हूँ हर शहर में ऐसे लोग होने चाहिए सर। हाँ, मतलब मैं उन लोगों से साल भर जुड़ा रहता हूँ, वो लोग थिएटर के समय में मेरी पूरी मदद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, और आपका थिएटर से जो प्यार है वो बड़ा ही अलग है सर। तो उसके बाद कैसे विचार आया कि मतलब आपने बता तो दिया कि बड़े छोटे से रूप में कि हमने घर की जगह ऑडिटोरियम बनाया, लेकिन वो मतलब घर भी आइडिया बना, आया कैसे? अभी घर में हूँ मैं, इस घर के ठीक ऊपर ऑडिटोरियम है, जी और जी मेरा नाम है उसका। और लेकिन यही था कि घर के पीछे ऑडिटोरियम बनाने का एक्चुअली क्या है कि जो मेरी लोकेशन है घर की, बहुत बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है। जी कैंट जहाँ शुरू होता है बरेली का, और सिविल लाइंस है ये, और यहाँ से कैंट शुरू होता है, तो इतना अप्रोप्रिएट लोकेशन पूरे शहर में कहीं नहीं था। तो जी अब मेरे पास था कि जमीन एक ही थी मेरे पास, कि मुझे अब घर भी बनाना है उसमें और ऑडी भी बनाना है। तो मुझे लगा कि रहने के लिए तो एक अपार्टमेंट ही काफी होता है, बॉम्बे में लोग रहते हैं, पूरा बहुत जरूरी नहीं है कि आप महल बनाएं उसके लिए। लेकिन मुझे लगा कि एक इतना इतना रहने के लिए काफी है, और एक फ्लोर रहने के लिए काफी है, और एक फ्लोर पे ऑडिटोरियम होना चाहिए, तो बस ये रहा। नहीं, क्योंकि हम भी आए थे उससे पहले, आप कहीं ओपन एयर भी बनाने का प्लान कर रहे थे कि ओपन एयर में कुछ ऑडिटोरियम बने, हाँ, वो भी एक आपने कैंट में डिसाइड किया था। जगह ली थी, जी जी। कैंट में जगह भी ली थी, लेकिन वो जो है, फिर वहां पर कुछ हम लोगों ने अपने प्लेस किए, लेकिन फेस्टिवल हम लोगों ने आईएमए में किया, फिर उसके बाद आकर के मिडमैर में किया। जी, क्योंकि वो एरिया भी आपने बनाया था, क्योंकि वो तो जंगल जैसा ही था, वहां तो कुछ था ही नहीं, जी 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 है जी, ना। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपकी जो लगातार खोज होती रही ना थिएटर के लिए कि जगह हाँ। ढूंढे, ऑडिटोरियम बनाए, कहीं तो कुछ जी सेटल हो पाए। जी 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 वो जी जी, बिल्कुल। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और साथ में ये कि मतलब फिर रेपेट्री का कैसे ख्याल आया कि मतलब रेपेट्री होनी चाहिए बरेली में? मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे, आप बताओ मैं आपको, कि जो यहाँ पे थिएटर करते थे, जी और बहुत मतलब मुझे लगता था कम सुविधाओं में बहुत अच्छा थिएटर करते थे उसमें। यहाँ पर एक अंबुज कुकरेती दादा हैं, एक राकेश श्रीवास्तव हैं, शाहजहांपुर में आसपास बहुत अच्छा थिएटर होता था। तो मुझे लगता था इन लोगों को एक जगह की जरूरत तो है। तो फिर मैंने रणजीत कपूर सर से बात की, तो बोले ब्रजेश्वर एक ऐसा करो कि जो बच्चे करना चाहते हैं उनको तुम बुलाओ, और उनसे कहो कि वो तुम्हारे हॉस्पिटल में उनको किसी ना किसी तरह काम पे या ट्रस्ट पे लगाओ, और वो मतलब बाकी समय थिएटर करें। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट था एक, और हॉस्पिटल में भी, तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें जॉब शुरू किया, काम करना हॉस्पिटल में भी और साथ में थिएटर करना भी। ओह तो धीरे धीरे करके एक रिपोर्टरी बन गई। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे यहाँ पर, वो सब आए, 22-23 लोगों का हमने सिलेक्शन किया उस समय पहली बार में। फिर लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, बहुत सारे लोग बॉम्बे चले गए उसमें, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग सीरियस कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी कर रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं, वेब कर रहे हैं।
तो ये बच्चे आए और जाते रहे, तो एक तरीके से मतलब अनऑफिशियली वो एक इंस्टीट्यूट बन गया। कपूर ने 3 प्लेज यहाँ पे डायरेक्ट किए। जी। मतलब कई सारे लोग, प्रवीण शेखर सर आए, जी। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के डायरेक्ट प्लेस किए। तो इस तरीके से डायरेक्टर्स आते रहे और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहा और उन्होंने काम किया। और हेमा सिंह आई, हेमा सिंह मैम ने 2-3 प्लेस यहाँ पे डायरेक्ट किए। ऑफ माइस एंड मेन बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो वो मतलब लोग आते रहे, इन लोगों को भी ट्रेंड होते रहे और इन्होंने अपना बहुत अच्छा एक बना लिया काम। और इन्होंने फिर बाहर में परफॉर्म किया, बच्चों ने बाहर के फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म किया। इस तरीके से एक रिपर्टरी बनी जो कोविड में जाके जिसको ब्रेक ब्रेक लग गया। कोविड में नहीं हो पाया कुछ उनका। अभी रणधीर आए थे तो उन्होंने जी। गुलाब जी। भाई किया, बहुत सुंदर प्रोडक्शन किया उन्होंने। जी। तो जो जो जी। बच्चे रेperटरी में जुड़ते हैं, तो क्या वो आपके साथ हॉस्पिटल में भी काम करते हैं वहाँ? हाँ, बहुत से बच्चों ने काम किया। अब अपने, या तो फिर वो क्या हो रहा है कि पार्ट टाइम कहीं और काम कर रहे थे, और कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में काम किया, कुछ लोगों ने हमारे ट्रस्ट में काम किया। और अब तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दूरदर्शन में, रेडियो में, इनको बहुत सारे को जॉब मिल गया। और बहुत सारे लोग जो है अपने अपने प्रोफेशन में भी हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे हैं। जी। तो इस तरीके से मतलब उनका अपना ठीक ठाक हो रहा है। मतलब अब इस दौरान कोविड में नहीं, जरूर थिएटर। वो तो पूरी दुनिया में रुक गया सर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है कि मतलब आदमी थिएटर के साथ साथ एक प्रोफेशन और सीख लेता है। तो वो तो बहुत हाँ, अच्छी वो सी तो है। बात है। जी क्योंकि जी जी। जैसे रतन दा की बात करें तो रतन दा के सारे एक्टर वहाँ खेती भी करते हैं, सारे हम्म। काम भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। हाँ, यहाँ पर तो हम लोगों ने कोशिश तो यही करी थी। अब उसको बस यही हो रहा है कि अब कितना उनके लिए कर पाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोग को रिपोर्टरी ग्रांट के लिए कई बार अप्लाई किया है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई है। अगर वो हो जाएगा तो भी बहुत, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा मुझे लगता तो सर रेperटरी में कैसे डायरेक्टर का चूज करके कैसे बुलाते हैं? क्या कोई मापदंड होता है या कोई भी आता है डायरेक्ट करने? है। अपना उनका ये होता है कि जैसे हम लोगों को एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट था, उसकी जी। किताब आई व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। वो मेरी हम्म। बड़ी फेवरेट किताब थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसको प्ले में कन्वर्ट करूं। तो अश्वथ आ चुके थे यहाँ पर, अश्वथ भट्ट से मैंने बात की, बोले आई वांट टू डायरेक्ट। और उन्होंने हम्म। डायरेक्ट किया, बहुत सुंदर। मतलब व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर हुआ। और मतलब उसको सोचिए, यूएस में भी उन लोगों ने, जिसके ऊपर बेस थी किताब, वो सर्जन की तो मौत हो जाती है, लेकिन उसकी वाइफ का मुझे थैंक यू मैसेज आया। मैंने बताया कि हमने उसकी उसकी किताब पर जो है प्ले किया, परमिशन ली थी मैंने उनसे पहले, और बहुत सुंदर प्ले बना। तो ये लगा मुझे कि इस प्ले को कौन कर सकता है, ये तो खैर मैंने डिसाइड किया। हेमा सिंह मैम से काम बात हुई थी, तो ऑफ माइस एंड मैन उन्होंने किया। और इसके अलावा प्रवीण शेखर सर ने यहाँ पर हमारा उनका किया था प्ले, इसका रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरीज थी, उन पर काम किया था। तो इस तरह से डायरेक्टर का कोई मतलब ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक, मैंने बताया ना, बहुत सब कुछ अनऑफिशियल और वैसा है, लेकिन हाँ इनफॉर्मल सा है। जिससे बात हो गई, मन में आ गया। आप जैसे गुलाब भाई पे मुझे, यहाँ पर एक बहुत बड़े राइटर हैं, सुधीर विद्यार्थी जी हैं, जो बरेली के, जी। बरेली में रह रहे हैं आजकल, है तो बेसिकली शाहजहांपुर के। तो जी। उन्होंने एक बार शेयर किया था कि मैं फर्रुखाबाद गया और वहां पर मैंने गुलाब भाई की कोठी पर देखा मिस गुलाब जान। तो मुझे जी। वो नाम इतना अच्छा लगा, मिस गुलाब जान, तो हम लोगों ने काम करते हैं। तो मैंने अनामिका से बात की कि अनामिका जी, आपको ये करना होगा, मिस गुलाब जान, मतलब आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, तो आप करिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप रणधीर दा से बात करिए इसको डायरेक्ट करने के लिए। तो फिर हम्म। रणधीर आए डायरेक्ट करने के लिए। तो बहुत सुंदर प्रोडक्शन बना वो। उसमें आपके एनएसडी के बहुत सारे लोग हैं, दीक्षा तिवारी हैं उसमें। और इसमें मतलब आपके 3-4 लोग वहाँ के जो आए और उन्होंने बहुत सुंदर काम किया। तो बहुत हम लोगों ने, हमारी रिपोर्टरी भी रही, एनएसडी के लोग भी आए, और उन्होंने मिला करके कोलैबोरेशन में बहुत सुंदर प्रोडक्शन तैयार किया, जिसका नाम गुलाब भाई था, मिस गुलाब जाम था। चितरंजन त्रिपाठी, वो हमारे भाटिया साहब हैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। जी और जी जी, नमस्कार। उन्होंने कहा है कि सर से पूछूं कि रंजीत सर के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर को। हाँ, 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 अच्छा।
रंजीत सर तो मतलब मेरे वो बड़े फादरली फिगर हैं, मतलब उनके साथ बैठने का मतलब, तो मतलब वो इतना मोह लेते हैं आपको और इतना बढ़िया, इतनी अद्भुत बातें करते हैं। और जो बात बताते हैं, मतलब मुझे लगा कि वो उनके साथ उनका सानिध्य मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उनको बरेली बहुत भाता था और हम लोगों को वो बहुत भाते थे। और जी दूसरा ये पूरी वो अपनी खुली छूट देते थे कि अपने हिसाब से परफॉर्म करो, मतलब आर्टिस्ट को बिल्कुल नेचुरल रहने देते हैं। और जो आखिरी के शोज में वो जो मेहनत करवाते थे उससे प्रोडक्शन इतना सुंदर बनता था, वो सब ठाट पड़ा रह जाएगा, उन्होंने किया बहुत सुंदर प्रोडक्शन बना। और लोगों ने बहुत तारीफ करी उसकी। तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में। और हमें लगता है कि हमारे कोई घर का ही आदमी हमारे साथ रह रहा है। कभी ये नहीं लगा जी कि जी कोई बाहर से आया है। और अद्भुत व्यक्तित्व है, इतनी सारी बातें, इतना ज्ञान की बातें, इतनी सुंदर गाने की बातें, म्यूजिक की बातें, मतलब उनको अद्भुत नॉलेज है। और किताबों की अद्भुत नॉलेज है, नाटकों की अद्भुत नॉलेज है। तो उनके साथ बैठने में अगर 1 घंटा आप बैठ लिए तो पता नहीं कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वो तो है, बिल्कुल ये तो है। शायद उन्होंने वो भी किया था ना, आदर्श हिंदू होटल। जी, शुरुआत वहीं से हुई थी। आदर्श आदर्श हिंदू हिंदू होटल। होटल। आदर्श हिंदू होटल पहला प्रोडक्शन था, जो कि आप लोगों ने बताया ना झुरमुट में, कैंट में हुआ था। जो हाँ वाले कैंट, जी 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 कैंट वाले जो जिसको आप कह रहे थे कि ना बहुत अंदर जाकर के कैंट में था वो। तो जी आदर्श हिंदू होटल पहला प्रोडक्शन था रिपोर्टरी का। इसी से शुरुआत हुई थी रिपोर्टरी की। जी। हाँ, क्योंकि उनका बहुत फेमस सा प्ले है वो, रेपटिक के साथ उन्होंने दिल्ली में बहुत भी सुंदर। किया है। तो एक प्ले सर उनका रह गया जिसे थिएटर, मुझे एक बहुत मेरा थिएटर मन और, था वो, हाँ जी सर हम जी हम रहे ना हम, मतलब वो जी जी शायद हाँ एनएसपी का प्ले था। और वो जी। मेरा बड़ा मन था उसको कि वहां करवाऊं मैं, लेकिन वो पता नहीं हो नहीं पाया। नहीं नहीं, वो जरूर कराइए सर, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले, बहुत खूबसूरत प्ले है नाम। हाँ, टाइम का प्ले है वो तो। हाँ बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्ले है वो जी स्टूडेंट जी। प्रोडक्शन था और बहुत सुंदर प्रोडक्शन बना था वो। हाँ, तो वो मेरा वो तो बड़ा मन करने का, वो पता नहीं, वो कुछ टलते ही जाना था वो, और वो टल ही गया। नहीं वो interesting play। तो सर आप मतलब कैसे, मतलब एक थिएटर इतना टाइम लेता है, फिर आपका प्रोफेशन टाइम लेता है, फिर घर, इन सब के बीच में घर को कैसे मैनेज करते हैं? घर भी तो है, तो थिएटर फिर आपका प्रोफेशन लेकिन फिर अब घर, मुझे लगता है तीनों मेरा चीज़ें। टाइम बहुत मेरा स्लॉट्स हैं कि मुझे अब हॉस्पिटल में हूँ तो सब कुछ भूला रहता हूँ। घर पे रहता हूँ तो फिर सब कुछ भूला रहता हूँ। पर जहां जहां रहता हूँ वहां पर रहता हूँ तो वहां पर भूला रहता हूँ सब कुछ। लेकिन हाँ, मतलब लेकिन जहां टाइम, रहता हूँ तो मतलब दिमाग फिर वही रहता है। हाँ मतलब यस। क्योंकि सब कुछ जल्दी 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 जल्दी, नहीं हाँ, क्योंकि मतलब है आप, लाइफ में, मतलब वैसा नहीं है कि आपको आराम से कुछ कर पाए आप। सर आप लिखते भी हैं तो अपने लेखन के बारे में बताइए ना, आपने क्या लिखा? आपने दो कई किताबें लिखी हैं। कई किताबें तो नहीं लिखी है, मेरी एक ही किताब पब्लिश हुई है अभी तक, दूसरी होने वाली जी है। पहली थी अब, क्योंकि आप थिएटर से बहुत जुड़े थे, तो पहली किताब का नाम है इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स। और ये इसमें मेरी जो एक्सपीरियंसेस थे पेशेंट्स के, थिएटर के, और एक तरीके से जो थिएटर ऑफ लाइफ है, जीवन भी एक थिएटर है ना। तो लोगों की कहानियां, लोग, मुझे लगा कि उनको मैं किस तरीके से लिखूं। तो उन सबको लिखना शुरू किया मैंने, फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालना शुरू की, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अलग से लिखता हूँ। फिर वो पब्लिश हुई 2015 में। शबाना जी जी ने उसकी इस किताब का विमोचन किया। और उसमें उन्होंने उसको इंडोर्स भी किया, लिखा भी उसके बारे में। और वो किताब बहुत पॉपुलर हुई, मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि काफी कुछ एक डॉक्टर के नजरिए से लिखा गया था, ज्यादातर पेशेंट्स की स्टोरी थी। और जीवन का जो रंगमंच है ना, जो हम लोग रोज देखते हैं अपनी लाइफ में हर तरफ, वो था। तो बहुत सुंदर किताब बनी वो इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स, और उसको काफी लोगों ने पढ़ा। और दूसरी किताब उसकी समझ लीजिए कि जहां से वो खत्म होती है उसके बाद फिर दूसरी किताब शुरू हो रही है, जो अब रूपा पब्लिश कर रहा है, रूपा पब्लिकेशन है। और उसका नाम है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। तो उसमें पेशेंट्स के जो हमारे कैसे, एक पेशेंट जो है, या एक जो मरीज है जो एक्सीडेंटल पेशेंट है, या कोई भी गंभीर मरीज है, वो कैसे वो अपने दुख, जो उसके ऊपर अचानक से जो विपत्ति आ पड़ी है, बीमारी तो बड़ी अजीब सी चीज होती है कि आप कैंसर को ही ले लें या कोई अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना को ले लें, तो एक दिन में सारा जीवन बदल जाता है।
और वो कितना साहसी है, उसके साहस को मैं सलाम करता हूँ कि वो कैसे इतनी आसानी से सब कुछ वो जी लेता है, वो बीमारी से पार पा लेता है, फिर से वापस काम पर आता है। तो मुझे मेरे मरीज बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे मतलब सुपर ह्यूमन तो वही लोग हैं। तो मुझे हर रोज समझ लीजिए कि एक नया एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट से महान कुछ नहीं है। मतलब जो जी। वो लोग झेल रहे हैं, उसके बाद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वापस लाइफ में जा रहे हैं, फिर मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो एक अद्भुत रिलेशनशिप है डॉक्टर पेशेंट की, जिसको मैंने जिया है। और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इसेंस यही है। ये थिएटर को भी, मतलब जो एक तरीके से थिएटर को मेरे विजडम को एनरिच करता है, जो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। मुझे लगता है ये कोर है ना, जो आप कह रहे हैं थिएटर का और लिखाई पढ़ाई का और मेडिसिन का। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के सब एक जगह मिलता है, वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अभी भी मैं बहुत सारे जो थिएटर वाले हैं या जो भी लोग हैं मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो वहां पर मैं पूरा उनका प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और बहुत मदद करता हूँ उनको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बॉम्बे से, दिल्ली से, या कोई भी होता है, तो मैं उनके लिए फिर जी जान से लग जाता हूँ। तो वो रिलेशनशिप जो है, वो बॉन्डिंग है, वो अद्भुत है। मतलब तो बिल्कुल। वो ही अल्टीमेटली सबसे बड़ा कोर है मेरे, मतलब मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा, मतलब वही इसेंस है एक तरीके से समझ लीजिए। अ, अलीम चौधरी जी आपके पेशेंट हैं। हाँ हाँ है। जी जी। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि रेगुलर पेशेंट है आपसे, और पलाश की स्टोरी जो बुक हाँ में है मेरे, उसके हाँ बारे में आप जरूर बताएं कुछ। वो कह रहे हैं मैं ढूंढूं पलाश, आपसे। पलाश का मैंने एक तो अलीम साहब, मैंने नाम बदल दिया था उसका। पलाश नाम नहीं हम्म, था। और पैलेसन व्हील पार्थ नाम था उस हाँ, बच्चे का। अब तो बहुत बड़ा हो गया वो। जी। और उस बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हुआ, मतलब उसको सेरेब्रल पाल्सी हो गई। और उनकी फैमिली में डिस्प्यूट हो गया। फादर ने मदर को छोड़ दिया बच्चे की वजह से कि इस बच्चे को क्या करोगी पाल करके। बहुत ही अजीब सा है। अब सोचिए गोविंद जी, हम लोग पैलेस एंड व्हील में सफर कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे। जी। और जो पलाश की माँ है वो भी हमारे साथ सफर कर रही है, और हम लोगों की मुलाकात होती है। एक बच्चा मिलता है जो कि मुझे लगता है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, और उसके मेरे हम्म, छोटे बेटे के साथ का है वो। और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू होती है, और वो बात कहानी निकल के आती है कि कैसे कैसे उसको उसने, उसकी माँ ने उस बच्चे को पालने के लिए ठान लिया, और उसके फादर को छोड़ दिया। फादर को छोड़ने के बाद उसको पूरी दुनिया में जो बेस्ट इलाज हो सकता था, उसने उसके लिए न्यूजीलैंड गई, वो उसके लिए यूएस गई। उस बच्चे को उसने हर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से पाला पोसा उसको। और जब बच्चा वो, मतलब जब बच्चा वो एक तरीके से ग्रो कर रहा था, और माँ का जब हम लोग मिले उससे, तो आपस में तो इतनी सुंदर कहानी निकल के आई। फिर वो मैंने उनसे परमिशन ली और उसके बाद उसके बारे में लिखा। तो वो है कहानी मेरी, वो किताब है इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स, उसमें कहानी है, और उसको आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर कहानी है। इसी तरीके से किताब में और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो पढ़ने लायक हैं, जिसमें मैं बरेली में यहाँ पर एक किराए के मकान में रहता था। और जी। उसमें जो है हमारी तारा आंटी, यहाँ पर मैं जहाँ बरेली में आया, मेरे फादर की पोस्टिंग हुई, तो तारा आंटी हुआ करती थी, जिनके मकान में हम लोग 6-7 महीने रहे। और हाँ। उसके बाद जो है, मतलब वो मुझसे अचानक से 30 साल बाद मिलती है एज ए पेशेंट। बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और वो मुझे पहचान लेती, मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। और फिर वो अपना जो 30 सालों का, पिछले 30 सालों के बारे में बताती है। वो एक अद्भुत कहानी बन के आता है, तारा आंटी नाम से उस किताब में है। उसमें बहुत सारे लोग कह चुके हैं मुझे प्ले करना है, मुझे फिल्म बनानी है। आकर्ष खुराना के फादर जो है आकाश खुराना, उन्होंने भी कहा मुझे फिल्म बनानी है उस पर। तो बहुत सुंदर कहानी है, पहली किताब की उसमें। तो सर उस पे नाटक अभी तक आपने बनाया नहीं, कुछ किया नहीं? आपके पास तो रेपेट्री भी है बड़ा सर। बड़ा तो पता नहीं, मतलब अब हो सकता है आप पढ़िएगा तो आप बताइए, देखिएगा कि आपको बनाने लायक है कि नहीं।
नहीं नहीं, कहानी मैं तो पढ़ी है मानता हूँ तारा हर टूटा। चीज पे, हर चीज पे नाटक या फिल्म बन सकती है, ऐसा नहीं है। और इतनी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। स्टोरी, मतलब जिससे आपके पेशेंट प्रभावित हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जी वो जी जी। इंटरेस्टिंग होगा ही। हाँ हाँ जी जी जी। स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछूं उसके बारे में। जी हाँ। जी जी। तो सर जो अभी हॉल बनाया है उसके बारे में, मतलब क्योंकि उम, घर के ऊपर बनाया, तो किस तरह से सोचा, कैसे उसको घर में बनाना है, कैसे उसमें ऑडियंस आएगी, ऑडियंस को कैसे नहीं मैनेज करते हैं? नहीं नहीं, उसमें पूरा वो प्रॉपर ऑडिटोरियम है। बस उसमें जी ये है कि हम लोगों ने लिफ्ट नहीं लगवाई थी क्योंकि थोड़ा सा और डिस्टरबेंस होता। जी अदरवाइज तो लोग बहुत बूढ़े बूढ़े लोग उस पे चढ़ जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे है। जी 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 और बिल्कुल वो प्राइवेट स्पेस है। उसमें कहीं जी। कुछ मतलब उसमें बहुत अच्छी सी एक लॉबी है, बाहर बालकनी है। और मैंने देखा है बहुत अच्छा सा, मैं चाहता था कि आप उसको बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस बना है वो, इसीलिए मैंने ये हाँ, तो बात यहाँ के रखी। लोकल, हमारे लोकल में जो हमारे आर्किटेक्ट है, बहुत ही टैलेंटेड आर्किटेक्ट है, अनुपम सक्सेना जी। उन्होंने जी बनाया मेरा घर, और वो ऑडिटोरियम का स्पेस उन्होंने बनाया था। बाकी मैंने बताया आपको, भगत जी ने, मनोरंजन जी आए वहां से एलएसडी से, उन्होंने जी साउंड का बताया उन्होंने। तो बेसिकली सारा डिजाइन अल्टीमेटली अशोक सागर भगत साहब। जी तो उसमें 100 सीटर बना वो। और ऊपर बालकनी भी है, जहाँ पर आपका लाइट का और सारी चीजें वहाँ पर जो भी कंट्रोल होता है सारा वहां पर है। तो पूरा प्रॉपर एक बढ़िया। और संजना कपूर ने देखते ही बहुत जोर से ताली बजाई और उसने कहा, वाह क्या स्पेस है। तो ऐसे लोग, बहुत लोग, अरुंधति नाग ने उसका इनॉग्रेशन किया है, तो इस ऑडिटोरियम का। नहीं, वो ऑडिटोरियम वाकई बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है, क्योंकि जब मैं अभी राडा गया था, लंदन गया था, तो राडा भी एक छोटी सी स्पेस में ही बना हुआ है, और छोटे जी छोटे जी ऑडिटोरियम्स हैं ऐसे ही, हाँ, जी 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 मतलब जी। उन्होंने बहुत अच्छे छोटे हाँ, ऑडिटोरियम्स बनाए हैं। यूरोप में और भी ऑडिटोरियम्स देखे हैं, मतलब लुजर्न में देखा मैंने एक छोटा सा ऑडिटोरियम था। जी। जी जी जी। तो सर और कैसे शोज करते हैं, मतलब लगातार 8 शोज, या कैसे मैं वो करते हैं, क्योंकि जगह तो छोटी पड़ जाती होगी। फिर कई बार क्या होता है कि 2 शोज करते हैं। मतलब अभी आपके दिल्ली से सुशील शर्मा, वीना शर्मा आए थे, तो उन्होंने 4 शोज जी किए। तो पूरा हाउस जी पैक्ड ऑडिटोरियम था पूरा वो। मुझे लगता है जितनी थिएटर की ऑडियंस है उसके लिए काफी है। मतलब जी हमारे जी जितनी जी एक्चुअल थिएटर की ऑडियंस है उसके लिए तो वो काफी है। और जो बहुत पॉपुलर शोज होते हैं, जो सेलिब्रिटीज वाले होते हैं, उसमें हम लोग फिर कहते हैं 2 शोज कर लीजिए। या फिर उसमें एंट्री में मुश्किल आती है। मकरंद देश पांडे के प्ले में 350-300 लोग आ गए। पिया बहरूपिया में साढ़े जी। तीन सौ चार सौ लोग आ गए। तो हम्म। स्टोरीज इन अ सॉन्ग था, उसमें भी बहुत सारे लोग आ गए। तो अब ये जो होता है ना, इसमें सेलिब्रिटी के नाम पे जो प्ले हो जाते हैं, जिसमें पोस्टर छप जाता है या लोग आ रहे हैं, कुमुद के नाम से प्ले में बहुत भीड़ बढ़ जाती है एकदम से। तो उससे एक तरीके से लगता है थिएटर इनरिच ही हो रहा है। सेलिब्रिटी कर रहा है तो थिएटर को अल्टीमेटली फायदा हो रहा है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उससे आगे बात तो बनती ही है। सर जी जी अगर जी। फेस्टिवल के अलावा कोई और शहरों से बरेली आके करना चाहे शो, तो हाँ, कैसे कहा कर है, सकता है? ये कहा है कि आप जो भी दिल्ली के लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली में ऑडिटोरियम्स बहुत महंगे हैं। आपको जो है जी टेक्निकल करना है, टेक्निकल रन करना है, शो करना है, तो आप आ जाइए। बरेली में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिटोरियम दूंगा। आप यहाँ पर करिए, टेक्निकल करिए, रन करिए, अपना एक शो करिए, और आप जाइए। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, खाना पीना भी मैं खिलाएंगे। और इससे अच्छा अच्छे क्या से होगा, शो इससे बताइए। आपको इतना बढ़िया ऑडिटोरियम मिल जाएगा करने के लिए। उसकी आप वीडियो बना लीजिए, और आप उसको, मैं तो पूरे दिल्ली वाले इनवाइटेड है इस चीज के लिए, क्योंकि दिल्ली से बहुत पास है और एक बहुत सुविधाजनक चीज है। ट्रेन से आराम से आ सकते हैं, 4 घंटे में ट्रेन आ जाती है, ट्रेन से जा सकते हैं। नहीं नहीं, इसीलिए तो, मतलब मैं इसीलिए स्पेशली आपसे बात करना चाहता था कि आपके जो विचार है ना, हम तब जानते आप हैं। तब हाँ, मतलब आपको आसानी से एलटीजी भी नहीं मिलेगा। तो वही होता है कि मुझे लगता है कि दिल्ली से मतलब जो है ऑडिटोरियम कम दर नहीं है, और प्लस आपको सारी सुविधाएं हैं, और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी नहीं करना। मतलब इतना तो ये सुविधा कहाँ? जी जी जी, हाँ प्लीज प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं, ये तो मतलब हमेशा मैं तत्पर हूँ इसके लिए, हमेशा तैयार हूँ इसके लिए। नहीं नहीं, थैंक यू, मतलब ऐसी जरूरतें तो थिएटर वालों को हमेशा रहती हैं, जी कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कहीं और थिएटर मिल जाए और करने को मिल जाए मौका, तो क्योंकि अभी सारी जगह बहुत महंगे हो गए हैं थिएटर, बड़ा मुश्किल जी होता है कर पाना।
हाँ, उनको अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा ना कि मेरा प्रोफेशन मुझे इतना सहूलियत देता है कि मैं ये सब कर सकूं, और उसका मैं मतलब अपने प्रोफेशन का ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ। दूसरा, मेरा घर है, मेरी फैमिली है जो कि इस चीज को अलाउ करती है। तो इस तरीके से मुझे कोई मोटी असुविधा बिल्कुल भी नहीं है इसको करने में। नहीं नहीं, थैंक यू सर। और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब आगे क्या ड्रीम है, क्या करना है थिएटर के लिए? क्योंकि कोई तो प्लानिंग तो होगी आपके जहन थिएटर में, जैसे क्योंकि चलता आप तो था खोजते रहते हैं हमेशा। थिएटर जैसे चलता था वैसे ही वापस फिर से कोविड के बाद से वैसे ही शुरू हो जाए। लोग आते लगे, शोज होने लगे, हमारे ये प्रोडक्शंस होने लगे, जो हमारे शहर के रिपोर्टरी के प्रोडक्शंस हैं, शहर में थिएटर शुरू हो जाए एक बार फिर से। अब तो अभी अभी तो उतनी तमन्ना है कि फिर से सब कुछ शुरू हो जाए वैसे ही जैसे चलता था। आगे का तो जब चलेगा तब देखेंगे। बहुत सारे मन में हैं चीजें कि ये करना है थिएटर को, इस किताब पर कुछ करना है, उस किताब पर कुछ करना है, जो पढ़ा है आपने, जो तो वही है बस। और बाकी आप लोग का जो सहयोग मिलेगा तो सब कुछ होता रहेगा। नहीं नहीं, हम लोग तो हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमें तो थिएटर ही करना है, इसलिए आज भी बैठा हूँ। और थैंक्स आपका कि मतलब आपने अभी भी बोला कि मुझे जल्दी छोड़ देना, लेकिन आप आए कि नहीं नहीं मुझे बात करनी है। तो मेरा एक्चुअली ये तो 11 बजे से रात के दूसरा थिएटर शुरू हो जाता है, तो मुझे लगा 15 मिनट की मुझे मोहलत चाहिए, बस और कुछ नहीं। जी नहीं जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन मतलब एक बार मैंने आपसे बोला, आपने कहा नहीं नहीं मैं आऊंगा, बात करूंगा। तो हाँ, वो नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि बाकी मैं जो है मुझे लगता है कि आप सब लोग कोविड में समय में परेशानी तो बहुत रही है सबको, सारे आर्टिस्ट को बहुत वो करा है। जी। तो जो मेरे से हो सकता है, मैं अगर किसी को भी लगता है कुछ कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो मुझसे शेयर कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। मैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा थिएटर के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए। थैंक यू सर। तो जैसे आपने कहा था कि समय ज्यादा मुझसे मत लेना, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सो मच। बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं सर, मैं तो हमेशा आपको इनवाइट करूंगा, क्योंकि मतलब आप जो दोबारा थिएटर के लिए मिलेंगे। कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है सर, सच में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।